द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन और मित्र तैयार हो जाइए। सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों के जो कि आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका प्रैक्टिस सेट देने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हमारी दो शर्तें होती हैं। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिखे होने चाहिए। जो प्रश्न आपका सही रहेगा उसके आगे सही का निशान, जो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि टोटल मेरे कितने नंबर बन रहे हैं। और दूसरा काम हमें ये करना है कि प्रैक्टिस सेट जब हम लोग लगाएंगे तो सिर्फ प्रश्नों को ही पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है और मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका जवाब देने की कोशिश करनी है। तो इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर हम लोग आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस में कितना है दम। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण होता है। तो फलों का जो मीठापन होता है वो किस कारण से होता है यही आपको बताना है। पहले साइंस स्टार्ट हुई है, विकल्प को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो जो फलों में मीठा स्वाद होता है वो ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज के कारण होता है। तो फलों का मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये प्रश्न तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कि आयोडीन की कमी से ऑप्शन नंबर सी घेंघा रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंगूर, इमली और केला में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प को ध्यान से देखिएगा और 5 से 10 सेकंड के अंदर उसका आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी टार्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है ये आपको बताना है। बहुत बार ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही आंसर बताने की कोशिश करना है। तो ऑप्शन नंबर ए रतौंधी अनुवांशिक रोग नहीं होता है। तो इसका चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर के प्रश्न पर। 5वें नंबर के प्रश्न में लिखा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ये कुछ कठिन प्रश्न है लेकिन फिर भी आंसर बताने की कोशिश करिए। ध्यान से पढ़ लीजिए। विटामिन B12, C, D के और फिर उसके कारक के बारे में लिखा गया है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी के बारे में जो लिखा गया है, बंधता रोधी कारक, ये इसके कारण नहीं होता। ये किसके कारण होता है, विटामिन ई के कारण होता है। तो ये विटामिन ई के कारण होता है, विटामिन डी के कारण नहीं होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जैव विविधता के ह्रास का क्या कारण है। तो जैव विविधता जो खत्म हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है। इसमें सभी आपको कारण लग सकते हैं लेकिन जो प्रमुख कारण है वो आपको बताना है, जो सबसे इन चारों विकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, प्राकृतिक आवासीय विनाश। ये है जैव विविधता के नष्ट होने का प्रमुख कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है। तो हमें ये सीधा सीधा ये बताना है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। आसान प्रश्न है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे।
यानी कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपको बताना है। अब गोलमेज सम्मेलन तो बहुत ही प्रमुख घटना है, आपने जरूर पढ़ा होगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हैं? अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन हैं, ये आपको बताना है 9वें प्रश्न में। गलत आंसर न बताइएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 10वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन जो है उसका जनक किसे माना जाता है? इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है भारत में? आसान प्रश्न है, सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए और आपका विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही रहेगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, 11वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं शब्द को तो विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है। आपको बताना है, इधर व्यक्तियों के नाम लिखे गए हैं, इधर उनके संबंधित कार्य लिखे गए हैं, तो कौन गलत है यही आपको बताना है। तो 11वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। सही का मतलब जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन नहीं किया था, तो यही आपका जो चौथा वाला है ये गलत है, यानी कि चौथा वाला ही विकल्प हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। अब इसमें आप ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन सही आंसर देने की कोशिश करना है और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? अब दक्षिण की गंगा के लिए ऑप्शन ए और सी में आप कंफ्यूज होंगे। ये ऐसे कुछ यहाँ प्रश्न दिए गए हैं इस प्रैक्टिस सेट में जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, दक्षिण की गंगा ऑप्शन नंबर ए को कहा जाता है, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी पवित्र है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में सबसे पवित्र नदी जो मानी जाती है वो कावेरी नदी को माना जाता है। लेकिन अगर लंबाई के हिसाब से कहें या जो नदी बड़ी होती है उस हिसाब से अगर हम लोग कहें तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। तो दक्षिण भारत की गंगा अगर कहा जाए, अगर आपसे प्रश्न हो दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो वहाँ पर आपका आंसर गोदावरी होगा। अगर आपसे कहा जाए दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो वहाँ आपका आंसर कावेरी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्नों को हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, इस बात को भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर तो बता दिया, प्रश्नों को डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। तो आधे से अधिक सोयाबीन भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, यह उत्पादित करता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति के बारे में तो सबको पता होगा, ये किससे संबंधित है? तो 15वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति संबंधित है। 16 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? यानी कि बायोडीजल किससे बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, ये आपको बताना है।
तो जो चिपको आंदोलन था वो पेड़ पौधों के संरक्षण से संबंधित था। तो यहाँ पेड़ पौधे नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है पादप। तो चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। हाँ, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया था ये आपको बताना है अपने 18वें नंबर के प्रश्न में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कॉपी पर। तो ये जितने दिवस होते हैं ये सब आपको रट लेना है, चाहे लूसेंट की बुक हो, चाहे अरिहंत हो, कोई भी आपके पास बुक हो, सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस आपको रट्टा मार लेना है। क्लियर? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आंसर आ गया होगा कुछ लोगों का। हमारा जो विकल्प रहेगा वो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, सबसे ऊपर वाला, यानी पहला विकल्प 16 सितंबर हमारा बिल्कुल सही रहेगा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है ये आपको बताना है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। तो साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, सौर सेल जो है वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि सौर सेल से कोई गंदगी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? यानी किस जगह पर सदाबहार वन पाए जाते हैं? इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है। तो सदाबहार वन ऑप्शन नंबर सी में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किस कारण से होती है ये आपको बताना है 4 विकल्पों में से। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि ऑप्शन नंबर बी के द्वारा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। अब हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघों का उल्लेख है? राज्य और संघ का उल्लेख किस अनुसूची में है ये आपको बताना है। अगर आपने भारतीय संविधान की पहली लाइन ही पढ़ी होगी तो उसमें लिखा होता है, जो पहली अनुसूची होती है उसी में राज्यों और संघों के संबंध के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम अनुसूची में राज्यों और संघों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो अभी अभी जो चुनाव हुए हैं वो किसके चुनाव हुए हैं? पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हुए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। पंचायती राज से संबंधित हमारी 11वीं अनुसूची है। ठीक है, यहाँ पर कुछ करंट की चीज़ें भी आपस में जोड़ लेनी चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आपको बताना है कि सूचना के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यानी कि सूचना के अधिकार के बारे में इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा सही कह रहा है ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 25वें प्रश्न में जो आंसर होगा यह एक नैतिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार एक नैतिक अधिकार है, राजनैतिक, विधिक और सामाजिक अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। यानी कुल मिला के आपको बताना है कि जो आर्टिकल 40 है वो किससे संबंधित है। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? जो कि आपके नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद जो 40 है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में अनुच्छेद जो 40 है वो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं 37
27 नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। अच्छा, नहीं शब्द को विशेष रूप से ध्यान देना है कि संघ राज्य संबंध से कौन सी समिति या आयोग संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। विकल्पों को ध्यान से देख लिए, तो गलत आंसर मत करिएगा, सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो संबंधित नहीं है में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित नहीं है संघ राज्य संबंध से। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है। तो जो योजना आयोग है उसका अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है, ये तो सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। योजना आयोग की जहाँ पर नीति आयोग बनाया गया है, और किसने बनाया, नरेंद्र मोदी ने। आगे चलते हैं अपने 29 नंबर के प्रश्न पर, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 29 नंबर के प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में यह पारित किया गया था। 30 नंबर पर चलते हैं, कुछ अर्थव्यवस्था के भी प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो सबको पता है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। 31 नंबर पर चलते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। तो पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना प्यारा उत्तर प्रदेश इस मामले में नंबर 1 पर है। तो पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर कहाँ है भैया, उत्तर प्रदेश में है। आगे दिवस का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। अब जो इतने आसान प्रश्न होते हैं इसको तो गलत करना ही नहीं है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है, आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए और सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। शेख निजामुद्दीन औलिया को हम लोग महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था 1919 में, इसमें कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी। उस समिति में जो प्रारूप लिखने का कार्य था वो किसे सौंपा गया था, ये आपको बताना है। तो 34 प्रश्न में हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक कौन हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी मनसुख लाल नजर। तो मनसुख लाल जो नजर हैं वो इंडियन ओपिनियन पत्रिका के पहले संपादक थे। अब लोग चलते हैं कहाँ पर, करंट अफेयर्स पर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है 28 फरवरी 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म, जिसे हम लोग ड्रामा कैटेगरी कहते हैं, का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया था। तो 2021 में 78वां गोल्डन ग्लोब का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म किसे बताया गया है, ये आपको बताना है। तो 36 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, नोमैडलैंड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न पर। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों SDGs का चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020
का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न कराया गया था, ये कब कराया गया था। ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है, चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020 के बारे में पूछ रहा है कि इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजन कब किया गया था। बताने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर रहेगा 2 और 3 दिसंबर 2020 में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न पर। 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था, यही आपको बताना है। और यहाँ पर सूचकांक के जितने भी प्रश्न होते हैं 20-25 जितने भी सूचकांक होते हैं वो सारे सूचकांक आप रट डालिए। एक प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना है आपकी परीक्षा में। और 38 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 131वें नंबर पर भारत था। चलिए 39 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 26 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पेश किया। इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक GDP की विकास दर कितने प्रतिशत रहेगी। यानी कि जो इस वर्ष का हमारा बजट आया है उसके अनुसार अगले वर्ष के लिए हमारी GDP कितनी रहने वाली है, यही आपको बताना है। और ये कब कहा गया है, ये आपके बजट सत्र में कहा गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 11% हमारी GDP की विकास दर रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न पर। 9 फरवरी 2021 को भारत ने किस देश में लालंदर, जिसे हम लोग सहतूत भी कहते हैं, बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो लालंदर सहतूत बांध के निर्माण के लिए हमने किस देश के साथ समझौता किया है, यही आपको बताना है। और ये घटना है 9 फरवरी 2021 की। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान के साथ यह समझौता किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 41 नंबर के प्रश्न पर। 2 फरवरी 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। तो कब मनाया गया, 2 फरवरी को मनाया गया। क्या मनाया गया, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, यही आपको बताना है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य विषय क्या था। हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, आर्द्रभूमि और जल इस वर्ष मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का प्रमुख विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न को देखिए। आपके रीजनिंग से संबंधित प्रश्न हैं 42, 43, 44, ये सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं। और रीजनिंग के प्रश्नों का हम लोग क्या करते हैं ये आपको पता ही है कि ये जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं इसकी हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे भाई बहन हैं उसमें अधिकांश लोग रीजनिंग में और गणित में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो उनको डिटेल में समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, इसलिए रीजनिंग की एक अलग से वीडियो आती है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न हम लोग अपने रीजनिंग वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई प्रश्न रीजनिंग का नहीं है तो आपका 49 नंबर तक रीजनिंग के प्रश्न हैं और 50वां नंबर आपका करंट अफेयर्स है। तो चलिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। 16 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। तो महाराजा सुहेलदेव स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है और चित्तौरा झील के विकास कार्य कहाँ पर हो रहे हैं, यही आपको बताना है। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो सुहेलदेव महाराज हैं वो कहाँ से हैं, वो बहराइच से हैं। तो इस प्रकार इसका जो उद्घाटन किया गया होगा वो बहराइच में ही किया हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में टोटल 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। टोटल 50 प्रश्नों में हम लोगों ने जो रीजनिंग के प्रश्न छोड़े हैं उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाती है। टोटल 50 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर आप शेयर कर सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।